टेलीविजन स्क्रीन हो या फिल्म की स्क्रीन हो, जब आप एक बहुत बड़े हवाले, एक बहुत बड़े नाम को आगे लेकर चलें उनकी औलाद की हैसियत से, तो ये काम बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको फौरी तौर पे कहा जाता है अच्छा 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 ये सुल्तान राही का बेटा है, अच्छा 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 ये सबा हमीद की बेटी है। यानी अगली जनरेशन जब अपने माँ बाप के काम, चाहे मौसीकी हो, चाहे अदाकारी हो, चाहे इवन हदायतकारी हो, चाहे कलम से दोस्ती हो, आप एज राइटर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं, वो शुरू शुरू में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन बाद में जब लोग आपको सिर्फ उस निस्बत से, उस हवाले से आपका तारुफ करवाने लग जाएं, तो फिर अपनी जगह, अपना मकाम बनाना बहुत मुश्किल काम है। आज के जो मेरे मेहमान हैं, उनके साथ कहानी भी कुछ ऐसी है। उनके वालिद अलबेला साहब, जिन्होंने थिएटर की दुनिया के लिए, हमारे इस पीटीवी की स्क्रीन के लिए ऐसे ऐसे खूबसूरत लाजवाल किरदार अदा किए, इतना हंसाया, इतना ज़िंदगी के झमेलों से निकलने के बाद जब अलबेला साहब जैसे फनकारों को आप देखते हैं, तो आप और कुछ नहीं तो घंटे भर, 2 घंटे के लिए आप अपना स्ट्रेस लेवल नीचे कर लेते। इनके साहबजादे हनी अलबेला आज हमारे मेहमान हैं, कि जिन्होंने माशाल्लाह ये मुश्किल काम बहुत अच्छे और एहसन तरीके से किया, और उसके बाद ठीक है हनी अलबेला, लेकिन हनी ने अपनी एक पहचान बनाई, अपना एक नाम बनाया कॉमेडी के अंदर, लोगों को हंसाने के अंदर। लेकिन आज हम हनी से जानना चाहेंगे कि ये वाकई मैं जो कह रहा हूँ ये मुश्किल काम था, या अलबेला का बेटा होना एक एडेड एडवांटेज था, और ये ब्लैंक चेक था जो कैश हो गया। अस्सलाम वालेकुम हनी। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे आप लग रहे हो, इतने जबरदस्त आपने वेस्ट कोट पहनी हुई है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे खिदमत का मौका दिया और आपके रूबरू बैठा हूँ। माशाल्लाह आप के बड़े प्रोग्राम्स देखे, और फिर आपकी जो शख्सियत है अपनी खुद की, वो भी एक बहुत शुक्रिया। आप कह सकते हो मैं बचपन से देख रहा हूँ, कह दो। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा क्या? मैं आपको बूढ़ा नहीं होने दूँ। अच्छा हनी, ये बताओ कि शुरू शुरू में तो बड़ा अलबेला का बेटा होना एक बड़ा जबरदस्त एडेड एडवांटेज हुआ होगा, है ना? जी जी, फायदा हुआ होगा, लेकिन बाद में पता चला होगा कि ये मुश्किल है। हाँ जी। मैं जब मेरे इस फन का उकदा खुला अब्बू पे, तो उकदा, अच्छा। मुझे कहते हैं वाकई तुसी फिर फैसला कर लिया? मैं कहा जी। कहते अच्छा देख लो बाबू जी, एक बार फिर सोच लो। मैं कह रही अच्छा। उस वक्त की मैं इन बातों को ना, वो मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो उस वक्त एज वो नहीं थी। हाँ। और एक जुनून लेके कि मैं कुछ करना है, यानी कि स्क्रीन के ऊपर आना है, और उसकी अलिफ बे का कुछ पता नहीं था कि और आप बहन भाइयों में से सिर्फ आपको ये शौक था या? जी, मुझे सिर्फ मुझे। अच्छा। और हम अब्बू जी ने एनकरेज किया फिर जी फाइनली मान गए? बहुत ज्यादा। 9 बहन भाई माशाल्लाह, माशाल्लाह। और 7 सिस्टर्स हैं और 2 भाई। ठीक है। और अब्बू अक्सर बड़े भाई को कहते हैं यार साढ़े जो शरीफ आदमी। तो बस वो उनको पता चला, तो मुझे कहते हैं कि यार ठीक है, तुम देख लो, अगर तुम कर सकते हो तो। मैंने कहा जी फिर मेरी कहीं कोई सिफारिश, कोई फिल्म, कोई टीवी इधर उधर? कहते नहीं, सिफारिश मैंने करनी, क्योंकि ये सिफारिश वाला काम नहीं है। कैमरा और माइक्रोफोन जो है वो सिफारिश, या स्टेज जो है वो सिफारिश नहीं सुनता। मुझे कहते हैं अगर करना है तो इसकी स्ट्रगल करो, मेहनत करो। आपका पहला जो काम था वो मुझे याद है, शायद ऐनक वाला जिन से आपने करियर का आगाज किया। वो बड़े मजे की कहानी है कि आप वो ताए वाला कैरेक्टर, वो जरा सुनाए, वो कैसे आपकी एंट्री कैसे हुई? मैं भाईजान अक्सर अब्बू के साथ आता जाता था स्टूडियोज में, और खासकर पीटीवी पे। वो एक शौक था कि मैं आर्टिस्टों को नज़दीक से देखूं, सारा माहौल देखूं। तो हम लोग हफीज साहब के कमरे में बैठे हुए थे, तो अब शौक भी था और मैं बहुत शाय भी था, कैमरा शाय भी था, और मैं यानी कि लोगों से भी बड़ा शौक बहुत था, लेकिन घबराता भी था लोगों से ना बहुत ज़्यादा। तो मैं बैठा हुआ बड़ा कॉर्नर में ना एक साइड के ऊपर, तो अब्बू ने जाना था हम दोनों बाहर शोज़ के लिए कुछ। ठीक है। तो उनकी कोई ये पहले की कमिटमेंट थी, तो हफीज़ साहब के साथ उनकी बातचीत चल रही थी कि अलबेला साहब एडा हिट रोल है, और फिर रेगुलर, क्योंकि उस जमाने में तो साथ साथ रिकॉर्डिंग होती थी, और हफ्ते के हफ्ते ऐनक वाला जिन या दूसरे प्रोग्राम भी साथ साथ चलते थे। तो वो कहते किस तरह ये होगा? तो अब्बू ने कहा अभी शरारत से ना, कहते जादू वाला ड्रामा है, तो आप इस तरह करें, हनी को जादू करके ना तो यंग तायबा बना दें।
तो वो कहते यार ऐसा देख लें अब आप, तो इस तरह करते ना, और मैंने देखा तो मुझे कहते हैं वैसे बात आपकी कुछ मुझे अच्छी लग रही है, आइडिया अच्छा है, चले देख लेते हैं अब, कर यार कुछ ना कुछ तो हमने करना है। तो सेकंड डे रिकॉर्डिंग थी, मैं पीटीवी आ गया, तो अब पहले साथ आता था, अब एज आर्टिस्ट जब मैं पहुंचा तो कैमरास मुझे लगे कि जैसे पता नहीं मुझे खा जाएंगे, क्या करेंगे ये, तो वो अब वो कैफियत जो थी मेरी वो बिल्कुल मैच कर गई कैरेक्टर के साथ, कि घबराया हुआ है बिल्कुल, ठीक है। फर्स्ट शॉट मेरा कि वहाँ पे फ्रीज हुआ। अच्छा, वो ये था कि ताया जो है वो जादू से यंग हो गया है ना? मंतर उलट हो गया, मंतर उलट हो गया। हाँ जी, वो यंग हो गया। अब वो फ्रीज इस तरह खड़े हुए, तो मैं वो वहाँ से निकले तो मैं आके खड़ा हो गया। अब वही गेटअप, वही अटायर, शक्ल भी थोड़ी शक्ल भी ज़ाहिर है मिलती थी। वो जब दोबारा स्टार्ट हुआ तो वो यानी कि कोई रीटेक नहीं, पहले शॉट में ना मैंने वो सारा कर दिया, तो हॉल में क्लैप्स और सारे मुझे वेल डन यार, और मैं खुद से सोच रहा हूँ कि मैं तो कर ही नहीं पा रहा था ये, यानी कि कुदरती तौर पे हो गया। तो वो ऐसा मैच हुआ, वो उसकी दाद आनी शुरू हो गई। हफीज़ साहब ने बहुत प्यार किया, फिर मैंने एक एपिसोड करना था, मैंने फिर उसके कुछ 16-17 एपिसोड, ये ताया यंग ही हो गया, फिर यंग हो गया फिर अब्बू के आने तक, जब तक वो आए। हाँ जी। अच्छा हनी, ये बताओ कि आपने बड़ी माशाल्लाह, आपको जब हम स्क्रीन पे देखते हैं, जब आप अपने डिफरेंट शोज कर रहे होते हैं या थिएटर में, तो एक आम तासुर तो ये है कि यार ये बहुत कॉन्फिडेंट आदमी है, मतलब ऐसे क्या कोई सियासतदान बैठा हो या क्या कोई बहुत बड़ा स्टार बैठा हो, आप लोगों के जुमले ऐसे ठक 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 आ रहे होते हैं, और अब तो आप कैमरे से खेल रहे होते हैं। और आज आपने बताया कि असल में कैमरे से डर लगता था। जी शायद थे आप भाईजान, अभी भी ये पोजीशन है, लेकिन अब वो वाली पोजीशन नहीं है कि अब, लेकिन वो ये है कि लफ्ज़ों का जो चुनाव है जहाँ पे काम कर रहे होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं लफ्ज़ों का चुनाव बड़ा जो है ना वो महदूद रखूँ, ताकि वो हर तबके को यानी कि समझ आए, लोग उसको इंजॉय करें, बजाय उसको उसके खिलाफ कोई ऐसी बात हो गया यार ये क्या। लेकिन ये मुश्किल काम है, क्योंकि कई दफा कोई ऐसा जुमला, ऐसी जुगत आ रही होती है जो होती तो बड़ी उस जगह पे मौजू है, लेकिन साथ साथ अपना सेंसर भी साथ साथ चल रहा है। वो अल्लाह पाक ने जो एक एडिट मशीन लगाई है ना अंदर, वो बड़ी अच्छी काम करती है। इसका मतलब एक कॉमेडियन के लिए वो एडिट मशीन साथ लगी होना बड़ा जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। और अब अक्सर मुझे अब्बू कहते होते थे, मुझे कहते यार मशहूर नहीं होना, मकबूल होना है। मैंने कहा जी इसमें क्या, कहते मशहूर तो कोई भी हो जाता है, लेकिन मकबूल अच्छा होने में बहुत फायदा है। मैं कही ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, क्या उनका काम या उनका ये जुमला, क्या इसकी भी कुछ ट्रेनिंग होती है कि वो बैठ के बताया करते थे कि इस तरह की सिचुएशन में ऐसे करना है, इस तरह ये जुमला, कोई पेट जुमला है, पंच कैसे देना है, इसकी भी कोई टेक्निक होती है या ये फ्लो में निकल रहा होता है? भाईजान मैंने असल में ना अब्बू को बहुत ऑब्जर्व किया है, बहुत ज़्यादा, और यानी कि कभी ये नहीं हुआ कि उन्होंने बैठ के कुछ चीज़ समझाई हो। उनके ड्रामाज, उनके फिल्म्स, उनके शोज़ देखे, फिर जहाँ वो बैठते थे, वो मुझे बड़ा, यानी कि मेरी खुशकिस्मती है तमाम बहन भाइयों से, मैं ज़रा लाडला भी था, और मेरे ऊपर उनका गुस्सा भी काफ़ी हद तक निकलता था। वो लाडला जो उस पर फिर वो, मैं अपने जिस तरह मेरा सबसे छोटा बेटा मेरे साथ अटैच है ना, मैं घर से बाहर निकलने लगूँ तो वो पूछना शुरू हो जाता है कि कहाँ जा रहे हैं, हल्की सी ज़ुबान में, थोड़ा सा तोतला है अभी, तो कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे, फ़ोन करता है, लेट हो जाऊँ, यानी कि पूछता रहता है वो, ये इस तरह का। तो मैंने अब्बू को जो देखा, ऑब्ज़र्व किया, और बाकी जितने हमारे लेजेंड्स हो गुजरे हैं उनके साथ मैंने, यानी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने उन लेजेंड्स के हाथ जब वो काम कर रहे थे, जब सही पीक पे थे, पीक दौर था उनका, तो उनके साथ बैठा हुआ हूँ, उनसे प्यार लिया हुआ है, उनकी दुआएं ली हुई हैं। तो मेरा ख्याल अपना फ़न तो मेरे पास नहीं था, बस वो जो दुआएं साथ में लेके चला था, अल्लाह ने बस मेरी सुन ली उसमें। आपका असली नाम क्या है? जी मेरा असली नाम हुसैन रज़ा है। माशाल्लाह। और घर तो ये हनी, मतलब मीडिया में हनी अलबेला के नाम से, ये किसका फैसला था? हनी का नाम किसने दिया? क्या बचपन से ही घर में? जी बचपन से, अब्बू नहीं रखा था क्योंकि मैं शरारती था। इसका भी एक बड़ा मज़ेदार सा वाक़या है। एक दफ़ा चांद रात इसी तरह हम लोग बैठे सारे, बहनें तो अम्मी वगैरह, तो मैं, अच्छा मेरी आदत थी, मैं कोई ना कोई ऐसा जुमला फेंकता था तो अब्बू उसका सिक्सर लगाते थे, वो ऐसी अच्छी टाइमिंग होती।
तो वो मैं जानबूझ के कोई ऐसा लूज बॉल फेंकता था जिसके आगे से कोई बात आए ठीक फौरन। तो बैठे तो वो सारे बच्चे कहते जी सानू चूड़ियाँ चढ़ा दो, सानू चूड़ियाँ चढ़ा दो। मैंने भी मैं कहा जी ये तो बच्चियां ने इन्हों तो तुसी चूड़ियाँ चढ़ाओगे? कहते हाँ पुत्र तू हनी है तेन कीड़ियाँ चढ़ाओगे। वाह वाह, क्या अच्छा, क्या अच्छा। इसका मतलब अलबिला साहब घर में भी आपका माहौल जो है वो बहन भाइयों का मतलब मजा और मतलब जुमलाबाजी और एक जॉयफुल, एक मजेदार सा, एक हैप्पी किस्म का माहौल। जी जी, वो बिल्कुल यानी कि वो उस तरह का नहीं जिस तरह, क्योंकि एक लाजमी बात है एक बाप का अपना रोब और वो तो होता है। उनका रोब इस तरह का था कि आज तक उनकी घर में जो आवाज़ थी उस आवाज़ को सुन के सब जहाँ जहाँ होते थे थम जाते थे। लेकिन जब वो आते थे और मिलते थे और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता माहौल खुशगवार होना शुरू हो जाता। कभी ऐसा हुआ कि अब आप जब जिस तरह शोज कर रहे होते हैं, जैसे मैं भी बता रहा था कि उसमें सियासतदान भी आ रहे हैं, अदाकार भी आ रहे हो, कभी कोई एक तो होता है ना कि बज़ाहिर लेकिन एक्चुअली दिल से कोई बुरा मना गया हो, नाराज हो गया हो? नहीं, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। मुझे तकरीबन कोई मैं ये टॉक शोज से वाबस्ता हुआ हूँ तकरीबन 2008 या 9 से। तो मेरे ख्याल इस 11-12 साल अपना करियर में मेरे ख्याल अभी कभी कोई जनरली नाराज नहीं? कभी ऐसा नहीं। और जितने यानी कि सियासतदान मिलते हैं बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से, कभी मतलब इंतजार करते होंगे कि कुछ आए। जी 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 जी, वो बड़ी मोहब्बत। और क्योंकि मेरी कोशिश भाईजान ये रही है कि मजाक किया जाए, मजाक उड़ाया ना जाए। वो थोड़ा सा ना ज़रा यानी कि बहुत ज़्यादा मैंने ना वो बड़ा यानी कि लाइट सा कि लोग इस चीज़ को देखें, एंजॉय करें और उसको मजा ले, यानी कि ये ना कहें कि यार ये पता नहीं जानबूझ के किस तरह की कोई। हाँ, किसी पे हंसना या किसी के साथ मिल के हंसना, इसमें फर्क। हाँ, वो फर्क। उन सब के साथ मिलकर, और यही वजह है कि आप जैसे कॉमेडियंस के अपने ऊपर जब मैं देख रहा था, जब आपको कोई जुगत पड़ती है, आप पे जुमला, तो आप लोगों से ज्यादा आप खुद हंस रहे होते। जी बिल्कुल, खुद एंजॉय कर रहे होते हैं, और ये बड़े ज़र्फ की बात होती है कि अपने ऊपर इंसान हंसे। हनी हमारे साथ, हनी अलबेला मौजूद है राइजिंग पाकिस्तान में। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मुझे पता है आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे पता है आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हनी बैठे हैं और हम कोई खास साहब नुसरत अली खान का कोई चीज इनसे ना सुने, और इनसे वो भी होगा, लेकिन जरा ब्रेक हो जाए। हनी अलबेला आज हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, ये म्यूजिक का और गाने का, ये क्या आप जो थिएटर एक्टर्स होते हैं, कॉमेडियंस, मुझे लगता है शायद जरूरत भी होती है, क्योंकि थिएटर के अंदर फिर साथ ही कुछ गा रहे हैं, कर रहे हैं, मतलब ये गाना सिर्फ शौक नहीं, आपके प्रोफेशन की जरूरत भी बन गया। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो खास साहब नुसरत फतेह अली खान ही क्यों, उनके अंदर आपका कोई खास इंटरेस्ट है? खान साहब का जो भी उन्होंने अभी तक जितना काम किया, मैं ख्याल अभी 100-200 साल खान साहब का काम चलेगा। और वाह, उन्होंने माशाल्लाह जितना काम किया है। वैसे मैंने बहुत से सिंगर्स को सुना, लेकिन खान साहब का एक ऐसा एक सहर तारी हो जाता है मुझ पे ना। मैं इनकी कवालियाँ मैं बहुत सुनता हूँ खान साहब की, अभी भी जब भी मुझे टाइम मिले उनके गीत, उनके यानी कि हर चीज़ जो खान साहब ने गाई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा फील होता है। अच्छा, मैं इसमें मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं है। अबू इनके कभी कभार अबू को गाते देखा, तो उनसे भी मैं बहुत ज़्यादा यानी कि ये चीज़ें लेता था कि यार आवाज़ वो कितना अच्छा गा, बहुत बड़ा प्यारा। और बस वो इसी तरह मुझे में यानी कि मैं कोई उस्तादों के पास नहीं मैं गया। मेरे उस्ताद मेरे वालिद साहब अलबेला मरहूम, उनसे मैंने कॉमेडी, उनसे मैंने गाना, उनसे मैंने दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मिलना। वो बड़े एक मुकम्मल इंसान थे। वाह। वो मैंने असल में ना ये उनकी कॉपी है, मैं उनको कॉपी करता हूँ हर चीज़। उस कॉपी से मेरा भला हो गया है। वाह। मेरी दुनिया भी अल्हम्दुलिल्लाह अब यानी कि संवर गई है, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी इंशाअल्लाह आखिरत भी संवर जाएगी। कुछ इनायत हो, कुछ खान साहब का एक मैंने ये पीछे तो एक रिकॉर्ड करवाया है, अभी ऑनर होना है, लेकिन मैं थोड़ा सा पेश कर देता हूँ। आ
चरखे दी मिठी मिठी कूक सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आवदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आवदा मेरे दिल विचों उठदी ए हुक मेरे दिल विचों उठदी ए हुक माया मैनू याद आवदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माही आवेगा ते खुशियां मनावांगी मनावांगी ओदी राह विच अखियां बछावांगी बछावांगी जान दिती ए बछोड़िया ने फूक माया मैनू याद आमदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक। वाह जी वाह जी वाह। अच्छा हनी ये बताओ कि अब आपके बच्चों में से ये अब जीन्स आगे ट्रैवल हुई हैं या क्या चाहोगे कि बच्चे भी आए इस फील्ड में कॉमेडी में? क्यों नहीं भाईजान, आने चाहिए। मैं जिस तरह मेरी राह इस रास्ते में हमवार थी, कठिन बहुत थी, क्योंकि जो मैं जिस चीज़ को सोच के आया था वो बिल्कुल उसका उलट हुआ कि वो जो मोहब्बत और प्यार और वाला सारा सिस्टम था वो एकदम चेंज हो गया और मुझे ये पता महसूस होना शुरू हो गया कि यार मैंने को गलती की है, मैं क्यों यहाँ आ गया। अच्छा वाकई? जी 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 वो लोग जो यानी कि सदके वारी जाते थे वो बिल्कुल चेंज हो गया सारा सिस्टम। तो उस पर मेरी जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा गाइडेंस की उनमें मरहूम बब्बू बराल साहब और मरहूम तारिक जावेद साहब, ये वो बड़े हैं कि बहुत से यानी कि सीनियर्स ने, इरफान खुसर साहब अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी सेहत दे परवरदिगार बहुत ज़्यादा। तो इन लोगों ने ना मुझे बड़ा यानी कि सहारा दिया। बड़ा सहारा दिया से क्या ऐसा कोई वक्त आ गया था कि बिल्कुल कोई मतलब पैसे के एतबार से? नहीं भाईजान नहीं। हाँ। वो असल में लोग, क्योंकि जब साथ आर्टिस्ट का बेटा या उसकी फैमिली मेम्बर जब साथ आता है ना, हाँ। उसकी एक और रिस्पेक्ट होती है। जब आप इसमें छलांग लगा देते हैं ना, ओह यस, फिर बात और हो जाती है। फिर वो कहते हैं यार जेडे पहले ने वो नहीं सामने जान रहे तो ये क्या होगा। तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ और मैं एक वक्त ये था कि 2007 में मैं मुल्क से बाहर चला गया था, छोड़ के पाकिस्तान। छोड़ के 1 महीना मैं, मेरी वालदा उस वक्त हयात थी, तो मैं वालदा से इजाज़त ले के मुझे कहते हैं, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल सा काम है, बड़ा मुश्किल सा शोबा है। कहाँ चले गए थे? जी मैं यूरोप चला गया था। ओके, और ये सोच के गए कि अब वापस नहीं आना? जी मैं तय करके चला गया था कि मैं वापस नहीं आऊँगा, वहीं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँगा। क्योंकि 2004 में जब अब्बू की डेथ हुई तो वो सारा एक सिस्टम था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। क्योंकि फ़नकार के पास क्योंकि ये बड़ा मुश्किल पैसा होता है, उसकी मेहनत, उसकी खून पसीने की कमाई का, इसमें कोई करप्शन शामिल नहीं होती, कोई धोखा शामिल नहीं होता, इसमें अपना खून जला के लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लानी होती। तो वो इतने वसाइल उस वक्त नहीं थे। तो अब्बू ने दिया बहुत कुछ था, यानी कि बचपन में हम लोगों ने वो कुछ देख लिया था, वो कुछ पहन लिया था, वो गाड़ियाँ इस्तेमाल कर ली थी जो शायद यानी कि किसी शहजादे को ही नसीब हो। माशाल्लाह। तो जब फिर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया तो उस वक्त फिर एक धचका लगा बहुत ज़्यादा। तो लेकिन बस वो परवरदिगार ऐसा गफूर रहीम है कि मैं ये चीज़ें आजकल जो सारी चल रही हैं ये मुझे ख्वाबों में आती होती थी कि मैं ऐसा हो गया हूँ, लोग इस तरह करेंगे, मुझे अप्रिशिएट करेंगे। तो बस मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ अपने परवरदिगार का।
और ये प्योरली मेरी माँ बाप की दुआएं, मेरा कोई टैलेंट नहीं, आज भी मैं उसी तरह हूँ, ज़ीरो। आज भी मैं यानी कि सीख रहा हूँ और मैं इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी में सीखता रहूँगा। तो वो मैं 1 महीने का टूर था और उसके बाद मैंने वहाँ रुक जाना था। ठीक है। मेरी बातचीत हो गई है वो। तो लास्ट डे मुझे अजीब सी मेरी फीलिंग हो रही, तो मैं क्योंकि अम्मी से भी उतना ही अटैच था, तो मेरे दिल में बात, तो मैंने फ़ोन किया अम्मी को, तो मैं कही अस्सलाम वालेकुम। तो कहते वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं कही ठीक हूँ। काम कैसा चल रहा है? मैं कही बहुत अच्छा। तो अभी मैं बात करने लगा हूँ तो मुझे कहते बेटा रुकना ना, वापस आ जाना। हाय। तो मैंने कहा जी? कहते हाँ मुझे पता तुम सारी रात यही सोचते रहे हो। वो माँ थी, उनको हर चीज़, हर फीलिंग्स का उनको पता है। तो बस वही एक लम्हा था कि आपने जी कहा बस। मुझे कहते हैं आप वापस आ जाओ, अल्लाह पाक तुम्हारा यहीं पे सब कुछ कर देगा बेहतर, तुम परेशान ना हो। मुझे पता है तुम पे जिम्मेदारियां हैं और तुम इसको बस किस तरीके से तुम आ जाओ। मैं भाईजान वापस आया हूँ और आप बिलीव करें मुझे नहीं पता चला क्या हुआ, किस तरह ये सारा हालात कैसे बने, बदले। हाँ। और विद इन अ डेज, इसमें कोई टाइम नहीं लगा। वाह वाह। तो मैं अपनी बस वो फिर एक किस दिन ज़्यादा बैठेंगे आपको मैं सुनाऊंगा, स्टोरी है बड़ी। अब जब मुड़ के देखते हो तो वो एक दिन, अब मैं देख रहा हूँ आपकी आंखों में आंसू भी आ गए कि वो मोमेंट जो है, इसका मतलब है बड़ी एक जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था कि नहीं रुक गए और वापस आ गए। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। मैं अब्बू की डेथ के बाद भाईजान अकेला हो गया था बिल्कुल, और वो जो फीलिंग्स में हालात मैनेज हो जाते हैं। ये जुमला ना, अल्लाह ताला जिनके हयात हैं, वालिदैन, उनको जिंदगी और सेहत दे। आमीन। और ये वाकई जब मेरे भी दोनों हयात थे ना, तो ये इस जुमले का मतलब समझ नहीं आता था। अल्लाह। कोई बैठ के कहता था ना कि जी वो, और मैं भी ऐसे ना जी, जी, बैठ के सर हिला देता था, लेकिन समझ नहीं आती थी। ये समझ तभी आती है, इसलिए कदर करनी चाहिए। अगर आपके पास ये नेमतें हैं माँ और बाप की, बहुत अच्छा मौका है, जितनी खिदमत करें, उनके साथ जितना टाइम स्पेंड करें। अच्छा हनी, ओ यार की मतलब है, हकीम है, मतलब हकीम इमोशनल जो काम शुरू हो गया। अच्छा, मैं जब तो पैसा कमाया, खूब पैसा एंजॉय किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। क्या क्या शौक है जो अब, एक तो अब्बा जी ने आपको अच्छी, जी, आप कहते हैं ना, बचपन दिया, वसाइल सारे शौक उन्होंने पूरे कर दिए, लेकिन जब अपना पैसा कमाया तो उससे क्या क्या शौक पूरे किए? भाईजान अब्बू को जब मैंने देखा ना, जब उनकी डेथ के बाद मुझे कुछ चीज़ें मेरे सामने आई, तो मैं हैरान ही हो गया कि ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी फैमिलीज जिन्होंने कहा कि आज आपका नहीं हमारा बाप मरा। तो वो लोग जिनका मुझे यानी कि पता ही नहीं, मैं साथ रहता था 24 आवर, कि कहाँ से आते थे, कहाँ से उनकी मदद होती थी, किसी के घर राशन जा रहा है, किसी। हालांकि देखिए उनके अपने भी 9 बच्चे थे, जी, बड़ी फैमिली थी जिसको उन्होंने बच्चों को पालना। और उसके अलावा अपनी फैमिली के अलावा इर्द गिर्द के जो रिश्तेदार थे, उनका भी ख्याल। मुझे याद है रोज़ों में मेरी ये ड्यूटी होती थी कि हमारे घर माशाल्लाह 20-25 किलो दही आता था, जो मैंने मुख्तलिफ घरों में पहुंचाना होता था। ये मेरी ड्यूटी होती थी। और अब्बू ये ड्यूटी लगाते थे कि तुम जाओ गाड़ी निकालो और ये फलाना। जी 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 जी। और यानी कि उनकी याद दहानी, यानी कि वो और ही दुनिया के लोग थे। मैं तो यानी कि हैरान होता हूँ उनको देख के। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वही ड्यूटी जो है उसको कैरी करूँ, और इंशाअल्लाह ताला मैं कर भी रहा हूँ। और दुनिया में जो आने का मकसद है वो ये है कि कुछ इस तरह का काम करके जाएं कि लोग मुझे नहीं, मेरे वालिद साहब को याद रखें कि यार ये उनकी तरबियत है। हनी हमारे साथ मौजूद है राइजिंग पाकिस्तान में। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हनी से मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि एक्चुअली ये अपनी परफॉर्मेंस को प्रिपेयर कैसे करते हैं, क्योंकि आप में से बहुत से यंग बच्चे बच्चियाँ भी अब कॉमेडी से अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा उनके अंदर मतलब हिस्से मज़ा है और वो अच्छा जुमला तो, लेकिन इसको प्रोफेशनल लाइंस में बैठ के मसलन एक शो होता है तो उसको कैसे उसकी तैयारी की जाती है? मसलन तौसीक हैदर ने अगर मेहमान बन के आना है तो आज शाम तौसीक हैदर के साथ क्या होना है क्या सलूक करना है, इसकी तैयारी कैसे करते हैं? कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई उदिका कियानी आ रही है, कोई अली जफर आ रहा है, कोई रुबीना अशरफ आ रही, जो भी कोई आर्टिस्ट स्टार आ रहा है, उसकी तैयारी प्रेपरेशन कैसे करते हैं कि इस पे कैसा जुमला फेंका जाएगा? वो तैयारी आज हमने इनसे पूछनी है। रही मेरे साथ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
राइजिंग पाकिस्तान में आज हनी अलबेला हमारे साथ हैं यहाँ लाहौर पीटीवी लाहौर सेंटर के स्टूडियोज में। अच्छा हनी, अभी जो ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था कि तैयारी कैसे करते हैं, मसलन पता लगता है कि जी कल फलां शख्स या फलां आपका आर्टिस्ट या स्टार या पॉलिटिशियन आ रहा है, तो वो तैयारी कैसे होती है? उसका भाईजान एक वन लाइनर होता है जिस पे हम लोग वर्क करते हैं, और क्योंकि ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह पीछे से करते आ रहे हैं काम, तो वो आइडिया होता है। लेकिन हम क्योंकि न्यूज़ का कर रहे होते हैं, हाँ। तो उस न्यूज़ से रिलेटेड कुछ बातें, कुछ शरारतें, ठीक है, वो यानी कि लिखी नहीं जाती, वो एट द स्पॉट होती हैं। ना करें सारा कुछ उसी वक्त हो। जी, एज इट इज़ सारा उसी वक्त होता है। कौन सी पर्सनैलिटी आ रही है और उनकी क्या इनकी कोई शरारत है, उनकी बात करने का कुछ अंदाज कोई अगर यानी कि क्या है, उनका कोई पेट लफ्ज़ होता है, पेट लफ्ज़ जुमला होता है, उनकी वो फिर यानी कि फ़ौरन उस तरह का अदा हो जाता है। फिर बाज़ औक़ात ही होता है कि कोई इस तरह की शख्सियत आ जाए जो बिल्कुल मज़ाक से बिल्कुल इनके मुबर्रा हो उनको कैसे साथ लेके चलते हैं, उनको उस पिच पे कैसे लेके आना है, ये मुश्किल काम है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो होता सबसे ज़्यादा मुश्किल किसके साथ पेश आई कि उसको उस लाइन पे लेके आना? मुश्किल तो बहुत, कॉमेडी बहुत ही मुश्किल काम है। कॉमेडी इस कदर मुश्किल काम है कि आपको एक पंच बनाने के लिए यानी कि अंदर वाली मशीनरी को इतना टाइम देना पड़ता है, उसको एडिट करना पड़ता है, उसको फिर एक दफ़ा ट्राई करना पड़ता है दिमाग में करके, उसके बाद यानी कि वो सारा काम इस कदर तेज़ी से हो रहा होता है कि लोगों को ये पता चल रहा था कि एक जुमला आया तो ठक। अच्छा, कैसा भी हुआ कभी कि या होता है आप जैसे कॉमेडियंस के साथ कि जैसे हम क्रिकेटर्स का कहते हैं भाई वो आउट ऑफ, क्या कहते हैं, आउट ऑफ फॉर्म है। जी जी जी, बड़े बड़े क्रिकेटर्स आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं कि भाई उसका बैट पैच चल रहा है, वो जीरो पे आउट हो रहा है या रन्स नहीं बना रहा है। ये इवन लिखारियों के साथ होता है कि राइटर्स ब्लॉक आ गया कि जी नहीं लिखा जा रहा। क्या कॉमेडियन के साथ भी ऐसा होता है कि भाई आजकल नहीं हो रही कॉमेडी? नहीं, कॉमेडियन अगर आउट ऑफ फॉर्म भी हो ना तो 50 का कर ही लेता अच्छा, उसके लिए जरूरी, क्योंकि वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हो गया तो उसके लिए आउट ऑफ प्रोजेक्ट हो गया, वो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, आपने पैरोडीज बहुत से सियासतदानों की भी की हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट की भी की हैं, और ये एक पैरोडी करना भी मेरे ख्याल एक इज्जत और एक ट्रिब्यूट होता है उस आर्टिस्ट के लिए। तो कोई एक दो जो आपकी फेवरेट? मैंने मेहदी हसन खान साहब को जब देखा, बहुत ऑब्जर्व किया, उनको मैंने बहुत सुना, उनकी गज़लें, क्या बात है। ये हमारे मुल्क के वो लोग हैं जो पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तान की पहचान लोग हैं, पूरी दुनिया में। तो खान साहब का टोन वो पकड़ना बड़ा मुश्किल था बहुत, क्योंकि खान साहब का टोन बहुत, वो यानी आवाज़ माशाल्लाह उनकी, वो जब बोलते थे तो सन्नाटा हो जाता था, तो उसको कैरी करने में मुझे बड़ा टाइम लगा। वो एक कैरेक्टर मेरा थोड़ा सा अगर हो जाए। वो देखें, बात ये है असल में कि मैं जब फ़न मौसीकी का आगाज़ हुआ, वाह वाह वाह, तो उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन मैं उसमें से निकल गया। वाह वाह, क्या अच्छा। और गज़ल पेशे खिदमत है। बकू ले गई बात शनासाई के, उसने खुशबू की तरह, उसने खुशबू की तरह मेरी पज़िराई की बकू फैल गई। और वाकई आप सही कह रहे हैं कि उनकी गुफ्तगू या गायकी दोनों की टोन्स पकड़ना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल, और बॉडी का उनका एक मैनरिज्म, पूरी शख्सियत का एक मैनरिज्म। क्या बात था। अच्छा, आपने जो किसी की पैरोडी
उनके सामने भी की, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? हम असल में हम लोग करते हैं हमारा गेस्ट बेस नहीं होता, गेस्ट बेस नहीं होता, बहुत कम होता है। बहुत कम। लेकिन कभी हुआ, मसलन मुझे याद है अनवर मकसूद साहब की आपने जी, वो भी मुझे कभी फीडबैक मिला के बाद में कि जी होता कोई ये है कि नाराज हुआ हो या किसी ने पसंद किया हो बहुत? क्योंकि ये हमारे वो यानी कि उस्ताद हैं, रूहानी उस्ताद, मैं तो इनको ये समझता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सीखने वालों में हूँ। तो मुझे ये लोग मैंने बहुत देखा, अनवर साहब को, मोइन अख्तर साहब को, क्या बात, और उमर शरीफ साहब को, अमानुल्लाह खान क्या साहब, बात। अलबेला साहब, बब्बू बराल साहब, मस्ताना साहब, सुहेल अहमद साहब, अरे वाह, ये वो लोग हैं भाईजान कि जिनका काम देखने से आप बरसरे रोजगार हो जाते हैं वाह वाह वाह, क्या अच्छा। कि ये आप अपने पाँव पे खड़ा हो जाते हैं। तो अनवर साहब का भी टोन बड़ा डिफरेंट है, उनकी अदायगी, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, बिल्कुल, और उनका जुमला, और साथ वो एक हल्की सी शरारत भी करते हो, बड़ा मजा आता है। थोड़ा सा अगर बिस्मिल्लाह, वाह वाह, देखिए एक दौर था जिसमें मैं, मुइन और ज़िया मोहिन अक्सर हम समुद्र पे जाते थे और समुद्री हो जाते थे। वक्त गुजर गया लेकिन यादें आज भी आती। क्या बात, आंखों के एक्सप्रेशन से लेके पूरी बॉडी लैंग्वेज। अनवर साहब का कभी फीडबैक आया कि उन्होंने? मेरी मुलाकात हुई नहीं, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इंशाअल्लाह ताला मैं मिलूं। मोइन साहब से मैं मिला हूँ, और उमर साहब के साथ मैंने काम भी किया हुआ है, उमर शरीफ साहब के साथ भी, लेकिन अनवर साहब के साथ नहीं। वो यानी कि मैं मेरा शरीफ साहब भी वैसे क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत एसेट है हमारी इंडस्ट्री का। हमारी भाईजान जो मट्टी है बड़ी ज़रख़ेज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। हम जहाँ भी नाम लेते हैं अपने आर्टिस्टों का, तो वो पूरी दुनिया के ये माने हुए लोग हैं, पूरी दुनिया। अच्छा, अब मैं आपके सामने ना फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से जी, मैं चाह रहा हूँ कि उनके बारे में तो मुनव्वर ज़रीफ क्या बात के बारे में, क्या रंगीला साहब, मतलब आप अलबेला साहब तो खैर आपके घर से, लेकिन नहीं। अब लहरी साहब को देखें, उनका अपना एक अंदाज था। रंगीला साहब के साथ मैंने काम किया हुआ, मेरी बड़ी खुशकिस्मती है। अच्छा, हाँ जी, मेरे जब मैंने थिएटर शुरू किया तो रावलपिंडी लियाकत हॉल में एक प्ले था, तो मुझे नहीं पता था कि रंगीला साहब उसमें काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल वो दूसरा तीसरा प्ले होगा। तो मैं जब गया, मैं पता चला, तो मैं बड़ा ही खौफजदा हो गया। मैंने कहा मेरा क्योंकि मेन कैरेक्टर था घर में मुलाजिम का, तो मुलाजिम को ही हर बंदा आके मिलता है, तो कैरेक्टर ये वो सारा मेन कनेक्टिंग पॉइंट मुलाजिम जी, है और सारे हाँ। कैरेक्टर्स वो आके। तो रंगीला साहब आए तो उन्होंने कहा वो मुलाजिम नौकर कौन कर रहे हैं? उनके जी हनी, वो कौन है? वो जी अनिल बेला। अनिल बेला? वो अलबेला साहब बेटा है? कहा जी, मन बुलाओ बुलाओ मन बुलाओ। मैं ओ बिस्मिल्लाह, मैं सदके जाऊँ, मेरा पुत्र है तुम, मेरे कोल बह ना, ऐसे मैं तुम दसना। वो एक लाइन हमने बना ली, वो एंट्री हुई है। एंट्री, अब रंगीला साहब स्टेज के ऊपर आए और ऑडियंस उठ के खड़ी ना हो जाए, ये कैसे हो सकता? वो एंट्री, तो अब जब स्टेज पे आते तो स्टैंडिंग ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन। वो भाईजान एंट्री इस कदर मेरी तरफ से भी जज्बाती हो गई है और अपना रंगीला साहब की तरफ से भी। तो वो उन्होंने ना क्लैप्स इस कदर आ रही थी कि वो मुझे मारते थे, लेकिन उन्होंने एंट्री में ना बूट उतार लिया। तो हमारी एक बात होती थी कि वो कहते हैं लिख, तो मैं कह रहा था लिखाएं, वो कहते थे लिखोगे तो मैं तुम्हें लिखाऊंगा, कहूँगा आप लिखवाएंगे तो मैं लिखूंगा। वाह। अब ये पंचेस चल रहे हैं तो क्लैप्स आ रही हैं। रंगीला साहब ने बूट उतारा और उतार के मुझे मारना शुरू कर दिया। वो क्लैपें इस कदर हो गई कि छत फट जाएगी, क्या हो जाएगा। वो उसी में ना मेरी एंट्री खत्म हो गई, तो रंगीला साहब भी आउट हो गए। तो मैं मेकर रूम में गया तो पसीना आया हुआ था, क्योंकि जाहिर है वो पूरा एक्शन ओरिएंटेड। वो मैं टिश्यू से ना साफ करते करते ना मैंने इस तरह किया, तो मैं टिश्यू निकाला तो सारा खून से भरा हुआ। तो वो एक्चुअल छितरौल होगी। जी जी
वो मेकअप आर्टिस्ट वो पीछे खड़ा था, कहता भाईजान आपके तो यहाँ पे टक लग गया है, खून निकल रहा है। मैं कहा इजी को बात नहीं। वो 5 6 7 8 टिश्यू उसने मेरे यहाँ रखे, खून ना बंद हो। वो आहिस्ते आहिस्ते फिर वो गम होती है, उसने गम लगाई उससे। अच्छा वो कुछ 2 4 और लोग भी वहाँ खड़े थे, उनमें से किसी ने जाके ना रंगीला साहब को बता दिया कि आपने जो छतरौल अंदर कि की है उसका नतीजा आ गया। भाईजान वो क्या मासूम लोग थे, कितने बड़े लोग थे, कितने, यानी कि बस मैं तो, उनको पता चला वो भागते हुए आए, मुझे गले से लगा दिया और रोना शुरू हो गए रंगीला साहब। वो ये कहते मैंने माफ कर दी पुत्र, मैंने, मैं कहा बाबा जान, मैं कहा तुसी भी अलबेला साहब ही हो, ਤੇ मैं क्या ਉੱਥੇ मैं कहा एंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ पता नहीं कितने नहीं वो आंसू से रोना शुरू हो गया। मैं गले से लगा लिया, वो यार तू मैंने दसिया ही नहीं है, तेनों अल्लाह होर तेनों काम है। मैं वो जो आपको मैं बता रहा था कि मेरा काम दुआओं से रिलेटेड है, तो मेरा ये वही सिलसिला है। तो मुझे फिर पूरे ड्रामे में मुझे कहते रहे आए हुण जख्म नु आराम आ गया या अगली कोशिश करिए। वाह 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 भाई हनी, बड़ा मजा आ रहा है आपकी पुरानी बातें और यादें और सारी गप्पें लगा के, लेकिन अब वो कंट्रोल रूम वाले कह रहे हैं जी बस हुण वाइंड अप दैट, कुछ कंट्रोल करो। थैंक यू वेरी मच सर, खुश रहें आप। और आप का ये जो आज मैंने ज़र्फ देखा कि आप की जो बहुत खूबसूरत बात है कि मैं बस इधर इधर से हाँ जी थोड़ा सा पकड़ के ना, और यही आपकी कामयाबी और आपके बड़ेपन की यही वजह है कि आपने कभी वो गुरूर नहीं किया। माशाल्लाह आप खुद भी बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, ज़बरदस्त आपका जुमला है, हम सब आपके फ़ैन हैं। खुश रहें, जीते रहें आप। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने राइजिंग पाकिस्तान में हनी अलबेला की दिल की बातें गपशप सुनी। अपना ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी ने इजाज़त दी, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।